Hello student, myself Vishesh Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. इन दिनों में अपन जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वो कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है उसके ऊपर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपन अभी देखेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को आप किस बेसिस पे बनाते हैं? अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कैश कॉन्सेप्ट, सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट, नन ऑफ द अबव। तो ये अपन बनाते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। देखिए, एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये बनता है आपका कैश बेसिस पे। कैश आएगा जाएगा तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हैं। दैट इज वो इनकम जो हमने अर्न कर ली, चाहे हमें मिली चाहे नहीं मिली, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। जो अमाउंट हमने स्पेंड कर दिया हमने उसके लिए पेमेंट किया चाहे नहीं किया, वो आपका एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। तो जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं तो अपन अक्रूवल कॉन्सेप्ट यानी उपार्जन अवधारणा का पालन करते हैं। नेक्स्ट इज इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डैश डैश आइटम्स आर शोन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल आइटम्स जाती हैं, रेवेन्यू आइटम्स जाती हैं, दोनों तरह की आइटम जाती हैं। सर इसका आंसर सी है। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके पास पैसा कहीं से भी आए, जैसे अगर हमें सब्सक्रिप्शन मिला तो भी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमने फर्नीचर को सेल किया उससे जो पैसा मिलता है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, तो वो भी रिकॉर्ड होगा। अगर हमें एंट्रेंस फीस मिलेगा हम उसे भी रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमें लाइफ मेंबरशिप फीस मिलेगा तो हम उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। कहने का मतलब है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू आइटम्स, कैपिटल आइटम्स, हर तरह के रिसिप्ट और हर तरह के पेमेंट जाते हैं। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। चलिए सर, क्वेश्चन थर्ड, इफ ओपनिंग स्पॉट फंड इज ₹2 लाख, इट इज इन्वेस्टेड सेपरेटली एट द रेट 8% पर एनम इंटरेस्ट, expenses made ₹15,000 during the year on a sports tournament, which amount of sports fund shown in the balance sheet at the end of the year। आपके पास एक स्पोर्ट्स फंड है, आराम से देखिएगा, यू हैव अ स्पोर्ट्स फंड, और ये है 2 लाख रुपए का, और ये पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है और इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। वैसे जो इंटरेस्ट की इनकम होती है वो इनकम साइड में जाती है, पर ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज आउट ऑफ स्पोर्ट्स फंड, तो ये जो इंटरेस्ट की इनकम है ये भी स्पोर्ट्स फंड में जाएगी। तो आपको 16,000 रुपये का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी स्पोर्ट्स फंड में जाएगा, और इसी तरह से ये जो टूर्नामेंट पे आपने खर्चा किया है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट पे, वो खर्चा भी इस स्पोर्ट्स फंड में से ही एडजस्ट होगा। इसे अपन फंड अकाउंटिंग कहते हैं। अगर कोई इनकम है जो पर्टिकुलरली उस फंड से रिलेटेड है वो भी उसमें एड ऑन होगी, और अगर कोई एक्सपेंसेस है जो कि उसी फंड से रिलेटेड है तो वो उसी में से लेस होगा। इस प्लस माइनस को करने के बाद इसने बोला कितनी राशि आपके बैलेंस शीट में आएगी, तो आपकी बैलेंस शीट में 2,01,000 रुपया एज अ स्पोर्ट्स फंड शो होगा प्लस माइनस करने के बाद। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग ₹5,000, एट द एंड ऑफ द स्टॉक स्टेशनरी इज 3,000, stationery purchased in cash during the year for ₹20,000, how this transaction will dealt in receipt and payment account। आप में से अधिकतर लोग, अगर मैं कहूँ कि अभी स्क्रीन पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो मे बी आप एक क्वेश्चन देख के गए होंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड, जिसमें आप लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और शायद प्लस माइनस करके 22,000 आंसर निकाल लेंगे और खुद का आंसर गलत कर लेंगे। क्यों? देखिए, स्टेशनरी कंज्यूम का फॉर्मूला ये होता है, और इससे जो अमाउंट आता है वो एक्सपेंडिचर साइड में जाता है, ये बात सच है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, आप सेकंड पैराग्राफ देखो, स्टेशनरी को हमने 20,000 में नकद खरीदा, हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल डेल्ट इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बताइए ट्रांजेक्शन रिसीप्ट एंड पेमेंट में कैसे जाएगा? तो रिसीट में जो पैसा आता है वो लिखते हैं, पेमेंट में जो पैसा जाता है वो लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ना तो लिखे जाते हैं ना एडजस्ट किए जाते हैं। तो आपने इस साल जो स्टेशनरी परचेज की वो 20,000 की है, तो पेमेंट साइड में आप कितना कोट करोगे? 20,000। तो आपका आंसर आएगा बी। पेमेंट साइड ₹22,000, भुगतान पक्ष में 20,000।
आप कह सकते हैं सर फिर क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कई बार क्या होता है, हमने इतने क्वेश्चन कर रखे होते हैं और खास करके मटेरियल कंज्यूम के क्वेश्चन फॉर्मूले लगा लगा के, जैसे ही क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएगा आप फट से कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे और यहीं आप चूक कर जाएंगे। तो एग्जाम में आप बी रेडी। जरूरी नहीं है कि जो आप देख के गए हों वैसा का वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया हो, उसी में हो सकता है कुछ अलग तरीके से पूछा गया हो, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर आपने गलती नहीं की थी तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे बताना था। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी आइटमें जो दे रखी हैं जिससे अपन एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं तो हमसे एक्सपेंडिचर ही पूछा जाए। हमसे इन्होंने पूछा है बताइए कितना पेमेंट साइड में जाएगा, तो पेमेंट साइड में तो जो अपन पेमेंट करेंगे 20,000 वही जाएगा। तो इसका आंसर बी रहने वाला है सर इसका। क्वेश्चन 5, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच इज शोन इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इनको ये जानना है कि बताइए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में कितना अमाउंट जाएगा। इन्फॉर्मेशन है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹10,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹20,000, in which opening outstanding subscription received ₹6,000 and advance subscription ₹7,000 is included. There are 50 members, each pays ₹500 annual subscription. ये बहुत ही अच्छा और लंबा क्वेश्चन है, पहले अपन बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखो कि आपको मिला कितना, आपको इस क्वेश्चन में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। तो आप चौथी लाइन में देखेंगे कि आपको सब्सक्रिप्शन के नाम पे 20,000 रुपये मिला। अब 20,000 में से देखो लिखा है इसमें से 6,000 रुपये तो लास्ट ईयर के लिए है और ये भी लिखा हुआ है कि 7,000 रुपये एडवांस नेचर का है। तो हमें जो 20,000 मिला है उसमें से 6,000 रिलेटेड टू द लास्ट ईयर एंड 7,000 रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। तो बाकी आपका 7,000 रुपया आपको करंट ईयर के लिए मिला। इस साल के लिए हमें 7,000 रुपये मिला। दूसरी बात, हमारे क्लब में 50 मेंबर हैं और हर मेंबर हमें 500 रुपये देता है। इस लॉजिक से देखें तो 25,000 रुपये हमारा बनता है। अब 25,000 हमें बनता है करंट ईयर का हमारा और 25,000 में हमें केवल 7,000 ही मिला है, तो 18,000 रुपया हमारा आउटस्टैंडिंग है। और जल्दी से हो सकता है कि मैं 18,000 आंसर कर देता ये वाला, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि इसने क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच इज शोन इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना बकाया सब्सक्रिप्शन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 18,000 तो आपका इस साल का बाकी है। एक्चुअली आपका जो पुराना बाकी था वो 10,000 बाकी था, आपका पुराना 10,000 बाकी था और उस 10,000 में से अभी तक अपने को 6,000 ही मिला है, तो 4 वो वाला भी बाकी है। तो 18,000 तो बाकी है आउट ऑफ द करंट ईयर और 4,000 बाकी है आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो आपका बैलेंस शीट के अंदर 22,000 जाएगा। ठीक है, तो 22,000 रुपये इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर रहेगा। बस यही था, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस खूब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 21 ₹300, पेमेंट फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 21-22 ₹1080, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन मार्च 22 ₹500, विच अमाउंट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन और समझ में आने जैसा कि हमारे पास कुछ स्टेशनरी थी, वो थी 300 की, और फिर हमने कुछ स्टेशनरी और फ्रेश परचेज़ की, वो है 1080 की। अगर पुरानी और नई मिलाएं दें तो हमारे पास हो गई 1380 की। उसमें से कुछ को अपन यूज़ नहीं कर पाए, वो हमारे पास बच गई और वो है 500 की। इसका ये मतलब है कि हमने 880 रुपये की स्टेशनरी को यूज़ किया, कंज्यूम किया, और वो अमाउंट एक्सपेंडिचर साइड को जाएगा। तो उसने यही पूछा था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्या जाएगा, तो आपका जाएगा 880 रुपये स्टेशनरी कंज्यूम के नाम से। बाय द वे आपका पूछता कि बताइए पेमेंट साइड में कितना जाएगा, तो पेमेंट साइड में जाएगा जितना आपने स्टेशनरी के लिए पे किया है वो, और कंज्यूम कितना किया तो इस फॉर्मूले से पता लग रहा है 880। और अगर ये पूछता कि बैलेंस शीट के अंदर कितना जाएगा, तो बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है पुरानी बैलेंस शीट में 300 जाएगा और नई वाली बैलेंस शीट में 500 आएगा। तो डिपेंड्स ऑन आपसे क्या पूछा गया है, बी रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट इज टूर्नामेंट फंड 1500 रुपया, टूर्नामेंट एक्सपेंस 1800 रुपया, व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वेल देखिए, मैंने कहा था कि फंड अकाउंटिंग होती है, और अगर आपके पास टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई फंड है और अगर आपके पास उसमें 1500 रुपये पड़े हैं,
तो एक्सपेंस भी आपको उसी में से करने हैं। अब आपने सपोज करो कि खर्चा किया, लेकिन आपने खर्चा कर दिया ज़्यादा, जितना फंड नहीं था उससे ज़्यादा खर्च कर दिया, तो ये जो आपने एक्सेस खर्चा किया है, ये जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया है वो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। तो ये जो 300 रुपये का आपका फालतू खर्चा हो गया वो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि अगर बाय द वे खर्चा कम होता, अगर खर्चा कम होता तो फिर एक्सपेंडिचर साइड पे कुछ नहीं जाता, ठीक है। बाय द वे अगर कहानी बनाएं कि 1500 रुपये का फंड होता और हमारा 1000 रुपये खर्च होता, तो फिर ये जो 500 रुपया होता वो हमेशा की तरह लाइब्रेरी साइड में जाता और देन आपको एक्सपेंडिचर साइड से कुछ भी फेवर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने फालतू खर्चा कर दिया, एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, तो फिर उसे जनरल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और वो एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो 300 रुपये इसलिए यहाँ है। एक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब। अगर एक क्लब की बात करें तो कौन सी आइटम कह रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सर अगर आप पुराने न्यूज़पेपर बेचोगे तो ये इनकम है। लॉस ऑन सेल ऑफ सम एसेट्स, जैसे आपने फर्नीचर को बेचा या बुक को बेचा, उस पर जो लॉस हुआ वो भी आपका एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम, अगर आपने किसी से सर्विस ली है, जैसे कोई कोच है उससे आपने टूर्नामेंट कराने के लिए सर्विस ली, या कोई अकाउंट पर्सन है उससे आपने बुक्स मेंटेन करने के लिए सर्विस ली, उसको आपने ऑनोरेरियम दिया, तो ये बात भी एक्सपेंडिचर साइड में लिखी जाएगी। अब तो खैर चौथा ऑप्शन ही बच गया। सेल रियलाइजेशन फ्रॉम फर्नीचर को बेचने से जो पैसा मिला वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहानी बताऊं कि आपके पास सपोज 20,000 रुपये का फर्नीचर था, उसकी बुक वैल्यू 20,000 की थी और आपने उसे 17,000 में सेल कर दिया, तो ये जो सेल प्रोसीड्स है, ये जो आपके पास पैसा मिला है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। हाँ, इस पे जो लॉस हुआ है वो लॉस ज़रूर जाएगा। तो लास्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा कि असेट्स को बेचने पे जो पैसा मिलता है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता। क्वेश्चन 9, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज शोन ऑन द डैश डैश साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आय से अधिक व्यय है तो इसे आय व्यय खाते के किस पक्ष पर दिखाएंगे? तो देखिए सर, अगर अपन इमेजिनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं तो हमारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो डीआर साइड पे होते हैं और कहानी के मुताबिक वो 70,000 के हैं। सपोज हमारे एक्सपेंसेस 70,000 के हैं और हमारी क्रेडिट साइड पे हमारी इनकम होती है और वो इनकम जो है वो मान लीजिए 50,000 रुपये है, ठीक है। तो अब इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डेफिसिट। डेफिसिट यानी घाटा। आपको 20,000 का घाटा हुआ है और ये 20,000 का घाटा आपको कहाँ लिखना पड़ा? यहाँ पे। ये कौन सी साइड है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सीआर साइड। इसने क्वेश्चन ने यही बोला था कि अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो जो भी घाटा है, जो भी डेफिसिट होगा वो कहाँ लिखा जाएगा? तो वो डेफिसिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा और बाद में अपन इसे कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिस कीजिए और कुछ भी। नेक्स्ट इज लेगेसी इज जनरली शोन ऑन द। वेल, लेगेसी क्या होता है? यूँ समझिए कोई वसीयत होती है या कोई विरासत होती है। जैसे कोई आदमी मान लीजिए मरने वाला है, डेथ होने वाली है और उसकी विश है कि वो किसी क्लब को या किसी एनजीओ को कुछ दे के जाए। मान लीजिए कि एक अंकल जी हैं और उन्होंने मरते समय विश किया कि डेथ के बाद 10 लाख रुपए इस एनजीओ को दिए जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है एनजीओ को ये पैसे रिसीव होंगे, तो ये पहली बात तो रिसिप्ट साइड में जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि ये रिसिप्ट कैपिटल नेचर की है, ऐसा रोज़ रोज़ तो नहीं होता या रेगुलर में तो नहीं होता, तो ये आपका कहें कि इनकम नहीं माना जाएगा। इसे आप कैपिटल फंड में जोड़ देंगे। यानी इसका प्रेजेंटेशन क्या हुआ? लेगेसी जिस एनजीओ को रिसीव होगी, पहले वो उसे रिसिप्ट साइड में दिखाएगा और उसके बाद वो उसे कैपिटल फंड में जोड़ देगा, ठीक है सर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शंस पढ़ने के बाद डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बाकी सारे ऑप्शन बेकार हैं। ए इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखिए,
प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर इन एनपीओ इज टू बी शोन ऑन द, वेल ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि अगर हमने फर्नीचर को बेचा और अगर हमें को किसी तरह का प्रॉफिट हुआ तो अच्छा, ए ऑप्शन है क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल और बी ऑप्शन है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो चक्कर ये है कि देखिए इसका अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न होती, अगर कोई ऐसी फर्म होती जिसका बिजनेस करना पर्पज़ है, जिसका प्रॉफिट मेकिंग पर्पज़ है, अगर वो फर्नीचर को बेचते तो उन्हें प्रॉफिट होता तो डेफिनेटली ये कहाँ जाता, तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट एंड लॉस के सीआर में जाता। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं एनजीओ की, एनपीओ की, तो इनको जो फर्नीचर बेचने पे प्रॉफिट होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, तो केवल ए ऑप्शन ना देखें क्योंकि एग्जाम में आज तो मैं तो चलो आपको एनपीओ वाला टॉपिक करा रहा हूँ, पर एग्जाम में तो पूरा मिक्स पेपर आता है। तो एकदम से आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगा प्रॉफिट हुआ, पीएनएल के सीआर में जाएगा, ये तो सही है, और आपने ए को टिक कर दिया या सर्किल गोला भर दिया ओएमआर शीट पे, तो फिर आपका ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। तो जस्ट ये है कि एक बार आप बाकी ऑप्शंस को भी देख लिया करो, मन में अपना सही आंसर सोचो बट बाकी ऑप्शंस देख लिया करो। तो सर अगर आप आने वाले जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने फुल कोर्स डिज़ाइन किया है। उसमें हमने पूरे सिलेबस को 60 टॉपिक्स में बांटा है। जो कॉमर्स वाला पार्ट है जो 6 सब्जेक्ट्स में है, तो टोटली हमने उनको 60 टॉपिक्स में बांटा है। और उस कोर्स में हम आपको क्या देंगे, उस कोर्स में हम आपको देंगे सर 300 MCQ वीडियोस। अब जैसे 100 MCQ वीडियोस तो फुल्ली अवेलेबल हैं फॉर ऑल ऑन यूट्यूब, ठीक है। इसके अलावा 200 MCQ वीडियोस अपन और करेंगे जिसके अंदर और बेटर अप्रोच से अपन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे और कैसे सीधा हिट करना है सही आंसर को, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा देखिए सर, अगर एक टॉपिक है तो इस टॉपिक को समझने के लिए 4-5 क्लासेस तो बनती है। उस चैप्टर का थीम समझने के लिए आपको 4-5 लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे। तो करीबन हमने 300 उसके थ्योरी वीडियोस शूट किए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकली क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ताकि आपकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मोस्टली हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन आए, लेकिन जो डोंट नो कि थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएं, तो उसके भी हमने 200 वीडियो शूट किए हैं, ठीक है सर। इसके अलावा मेन फीचर जो है हमारे कोर्स का, उसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी। डेली हम सर जूम पे लाइव क्लासेस लेंगे और ये क्लासेस ऑलमोस्ट 40 मिनट लेंथ की होंगी और ये एग्ज़ाम तक चलेंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक अपन डेली पढ़ाई करेंगे, तो आप एक टच में बने रहेंगे और आपको डाउट्स वगैरह आराम से पूछ पाएंगे। इसके बाद मैं अगर आपको कहूँ कि इसके अलावा कह सकते हैं कि आप 1 महीने तक के फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं इतना सब डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, या इतनी डेली क्लासेस होगी या नहीं। तो आप 1 महीने तक फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं ताकि आपको टीचिंग स्टाइल से आप अवेयर हो जाएं कि किस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। डुअल लैंग्वेज में यूज़ करूँगा, ठीक है सर। डुअल लैंग्वेज में यानी सिंपली जैसे मैं भी आपसे हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ताकि अगर आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, इवन आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जूनियर अकाउंटेंट में सारी स्ट्रीम्स को अलाउ किया था। तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं तो शायद मोस्ट सूटेबल रहूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ीरो से पढ़ाने की आदत है। तो स्क्रैच से ही पढ़ाई करेंगे अपन। डेली लाइव क्लासेस होंगी और एक अगर आप इन केस क्लास मिस कर देते हैं किसी दिन, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। 15 फरवरी से हम अपना डेली बैच स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और एक और फीचर है सर, वैसे तो फीस बहुत ही कम है, ठीक है, जस्ट 2499 है, ठीक है ना, इतनी ही फीस है। फिर भी अगर आप चाहें तो ये फीस भी आप 6 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं सर, ठीक है, नो इशू। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि नहीं हमने पैसे दे दिए, फिर पता नहीं इतना सब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप अच्छा आगे जाके पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, तो आप सिंपली 1 महीने का इंस्टॉलमेंट दे दो। उसके बाद अगर आपको अच्छे लगे, वो भी ट्रायल क्लासेस के बाद, फिर आपको अच्छा लगे तो आप आगे देते रहना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, ठीक है। और एक लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा डाउट क्लियरेंस। हम एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएंगे, उनको मैं और आपके साथ ही आंसर करेंगे, तो अपना रेगुलर चीज़ें टच में रहेंगी, ठीक है सर। चलिए, और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड हम कराएंगे जिसमें करीबन 10,000 MCQs होंगे। क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आप एग्ज़ाम देंगे, दैट इज़ वेरी श्योर। और इसके अलावा एग्ज़ाम्स जैसे ही लगभग अनाउंस हो जाएंगे
तो उससे पहले एक फाइनल प्रैक्टिस के लिए हम आपको 50 सैम्पल पेपर्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? इसके लिए आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके हमने कोर्स बना रखा है, आप उसको चाहिए जाके देखिए। और अपनी डेली क्लासेस को लेने के लिए और ट्रायल क्लासेस को लेने के लिए आपके नंबर जो आ रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सर, आपके क्वेश्चन बचे हैं उनको करेंगे। क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, सही है। कैपिटल नेचर ओनली, गलत है। बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ओनली, गलत है। इनकम ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, सर इसका आंसर ए सही है। कि देखिए, आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें केवल रेवेन्यू आइटम्स जाती हैं, ठीक है। केवल कहें आयगत मदें या जिनको राजस्व मदें बोलते हैं, केवल वही जाया करती हैं, ठीक है, जो रूटीन नेचर की होती हैं। देखिए, रेवेन्यू से एक वर्ड निकल रहा है रूटीन, रेगुलर, ट्रैकरिंग, रोज रोज, ऐसी आइटमें ही रेवेन्यू में जाती हैं। बाकी जो भारी भरकम आइटमें होती हैं या जो कभी कभार होने वाली आइटमें हैं वो नहीं जाती। लास्ट वाले को तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने बनाया है कि इनकम तो जाएगी रेवेन्यू नेचर वाली और एक्सपेंसेस जाएंगे दोनों तरह के, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर ए रहने वाला है 12th का आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनमें से क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट को जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं जाएगी, क्योंकि सैलरी अगर बाकी है, हमने पे ही नहीं की, तो वो नहीं जाएगी। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, उसमें ना कैश आता है ना जाता है, तो ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस में पैसा आता है तो ये रिसिप्ट साइड में जाएगा। अक्रूड सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन हमने कमा लिया लेकिन हमें मेंबर से मिला नहीं, मिलेगा, तो ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा था कि इनमें से कौन सी आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगी, तो जो लाइफ मेंबरशिप फीस मिलती है, ऑल्दो कैपिटल इन नेचर, ये पूंजीगत प्रकृति की होती है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो जाती है, पैसा तो मिला ही है, तो ये इसका सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ डैश डैश अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश डैश अकाउंट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो एक तरह से कैश को बताता है कि कितना कैश या बैंक आया, कैश की बात कर रहे थे, कितना कैश आया या कितना कैश गया, तो ये आने और जाने को बताता है। तो ये आपका रियल अकाउंट है, ठीक है। और अगर बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो ये बताता है कि आपको एंड में कितना सरप्लस हुआ या कितना डेफिसिट हुआ, कितना बचत हुआ या कितना घाटा हुआ। एक तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है। तो इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल होता है। तो आपको याद रखना है, ये बेसिक डिफरेंस भी होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर है रियल अकाउंट नेचर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर है नॉमिनल अकाउंट नेचर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला रियल होना चाहिए, दूसरा नॉमिनल होना चाहिए, तो सी आंसर इसका सही है। कल मत जाना, बी मत कर देना। देखते हैं, इफ देयर इज अ टूर्नामेंट फंड देन एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटेड टू टूर्नामेंट आर ट्रांसफर टू। तो ये तो अभी ही मैंने बताया था कि अगर आपके पास टूर्नामेंट फंड है तो कोई भी खर्चा अगर आप करोगे तो वो आप उसी में से लिखोगे। ऑप्शन है कि इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे, नहीं जाएंगे। वापस क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर टूर्नामेंट फंड है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम कहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे? नहीं। असेट साइड में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लाइबिलिटी साइड में जाएंगे? हाँ, क्योंकि ये जो आपका टूर्नामेंट फंड होगा ना, उसका जो भी प्लस माइनस हो रहा होगा वो लाइबिलिटी साइड पे हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन आज का याद हो, उसके अंदर आपके पास एक टूर्नामेंट फंड था या स्पोर्ट्स फंड था और फिर आपको इंटरेस्ट की इनकम मिली थी, वो उसके अंदर ही प्लस हुई थी और उसमें से कुछ खर्चे हुए थे, वो भी उसी में से लेस हुए थे। और ये सब कहाँ होगा प्रेजेंटेशन? ये सब लायबिलिटी साइड में प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। और लास्ट वाला है कि इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। इसका आंसर सी रहने वाला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 3 लाख। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर वाज 10,000 एंड रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 8,000. Subscription in area at the end of previous year was 18,000 and subscription in area at the end of current year was 12,000. The amount credited to income expenditure account. इनकम एक्सपेंडिचर में जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि सब्सक्रिप्शन का अपन को कैलकुलेशन करना आना चाहिए। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो 3 लाख रुपए है। क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा है कि सब्सक्रिप्शन हमें 3 लाख रुपए मिला है। इसमें कुछ
एडवांस है और नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, तो वो अपने को माइनस करना है क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है। इसी तरह से आपको प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल में कुछ एडवांस मिला था, वो यानी पिछले साल वालों के लिए एडवांस था बट वो करंट ईयर का था, तो उसे अपने को प्लस करना है। ये मतलब वो सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर का है पर हमें पहले ही मिल चुका है। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन कुछ बाकी चल रहा था पिछले साल, तो वो आपको माइनस करना है। सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल बाकी चल रहा था वो अपन को माइनस करना है। उसके पीछे हम अजम्पशन ये लेते हैं कि जो पहले वाला बाकी था वो हमें मिल चुका और वो हमारी प्राप्ति के अंदर शामिल हो गया। दैट इज़ ये जो 3 लाख है उसके अंदर लास्ट ईयर वाला फिगर का कलेक्शन भी शामिल है, तो उसे अपन हटा देते हैं। और लास्ट में लिखा है कि इस साल के एंड में कुछ सब्सक्रिप्शन बाकी है, उसे अपन प्लस करेंगे। देखिए हम प्लस क्या करते हैं, जो करंट ईयर का है चाहे मिला तो भी प्लस करेंगे और चाहे मिलेगा वो भी प्लस करेंगे। और हम हटाते क्या हैं, अगर हमारे फिगर के अंदर कोई लास्ट ईयर का इंक्लूड है तो हम उसे हटाते हैं, या कोई नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड है तो उसे हटाते हैं। तो अगला पिछला छोड़ दो, यही ट्रिक होता है कि अगला पिछला छोड़ दो और करंट ईयर का जोड़ लो। ठीक है, तो आप इसमें देखिए पहले 10 माइनस हुआ और 8 प्लस हुआ तो आप 2 माइनस हो गए, तो ये स्कोर आपका 298 हो गया। और इसके बाद 18 माइनस है और 12 प्लस है तो 6 और माइनस हो गया, तो आप अल्टीमेटली 292 पे आओगे। तो इसका आप प्लस माइनस कर लीजिएगा, आपका 292,000 आएगा। ये आपकी इनकम है। अगर रिसिप्ट साइड में पूछेगा तो रिसिप्ट में तो जो मिला है वो जाएगा, दैट इज़ 3 लाख, और इनकम में पूछेगा तो आपका 292,000 जाएगा जो प्लस माइनस करने से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? पब्लिक हॉस्पिटल, कॉर्पोरेशन, ऑडिट फर्म, इंश्योरेंस कंपनी। तो सर जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, जो अस्पताल होते हैं, वो जनरली एनपीओ कैटेगरी में आते हैं। इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि ह्यूमैनिटी की सर्विस करना होता है। तो जो हॉस्पिटल होते हैं, एजुकेशनल संस्थाएं होती हैं या लाइब्रेरीज़ होती हैं, ऑर्फनेजेस होते हैं, अनाथालय होते हैं, इनका मेन मकसद होता है सोसाइटी को सर्व करना, उनका प्रॉफिट मेकिंग पर्पस नहीं होता। ठीक है, बाकी जो कॉरपोरेशन कल्चर्स है, कंपनी कल्चर है, वहाँ वो तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होते हैं। अगर कोई ऑडिट फर्म है जो अकाउंट्स की ऑडिट करती है, मतलब सीए फर्म है, तो उनका भी मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, तभी उन्होंने पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। इंश्योरेंस कंपनी भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो जनता की सेवा करती है, वो लोगों की रिस्क कवर करती है और पैसा कमाती है। तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनका प्राइमा फेसी पर्पस जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर ए रहने वाला है। क्वेश्चन 18, इफ इनकम इज ₹16,000 एंड डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड इज 4,300 देन एक्सपेंडिचर इज। वेल, आपकी जो इनकम रही वो रही 16,000 रुपये और इनकम होने के बावजूद भी आपको घाटा हुआ है और वो 4300 का हुआ है। इसका मतलब डेफिनेटली आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहे होंगे, आपके एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा रहे होंगे, तभी तो आपको घाटा हुआ। तो आपके खर्चे करीबन 20,300 रहे होंगे। ठीक है, ये चाहता तो इनकम एक्सपेंडिचर दे देता और आपसे डेफिसिट या सरप्लस पूछता, बट ठीक है, छोटा सा इसने घुमा दिया कि 16,000 की इनकम के बावजूद अगर हमें 4,300 का घाटा हुआ है, दैट मीन्स हमारे जो एक्सपेंडिचर होंगे, जो खर्चा होगा, वो 20,300 रुपये रहा होगा। आंसर बी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? इनमें से क्या सच नहीं है? इट इज़ अ समरी ऑफ द कैश बुक। ये कैश बुक का सारांश है, ये बिल्कुल ट्रू है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक की मदद से ही बनता है। बस ये है कि कैश बुक में एक आइटम बार बार लिखी जाती है, डेली लिखी जाती है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में उसकी समरी होती है, दैट इज़ एक बार लिखा जाता है। इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। गलत है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हर तरह की आइटम्स को कवर करता है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो। तो सेकंड जो है इनका ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड है कि द रिसिप्ट एंड पेमेंट मे रिलेट टू करंट प्रोसीडिंग इफ सक्सीडिंग अमाउंट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट पीरियड्स। मतलब थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, लेकिन बिल्कुल सही है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का संबंध करंट पीरियड से हो सकता है, प्रोसीडिंग यानी पिछले सीजन से हो सकता है, या सक्सीडिंग सीजन से भी हो सकता है, आने वाली सीजन से भी हो सकता है। ठीक है, पैसा हमें मिलता है, सब्सक्रिप्शन है वो हमें मिलता है, में कुछ पुराना भी हो सकता है और कुछ एडवांस भी हो सकता है। तो ये बात ट्रू है कि हमें तो जो मिलेगा हम सब लिखेंगे,
डेप्रिसिएशन इज नॉट शोन इन इट। ये बात भी सही है कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि उसमें ना तो पैसा आता है ना जाता है। डेप्रिसिएशन प्योरली नॉन कैश आइटम होता है। तो इसमें अपने को फॉल्स आइडेंटिफाई करना था, तो बी फॉल्स आइडेंटिफाई हो गया है बहुत आराम से। आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है सर, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस शुड बी। अगर डोनेशन आपको मिला है और किसी खास मकसद से मिला है, जैसे आपको मिला है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, किसी भी खास मकसद या प्रयोजन से आपको डोनेशन मिला है, तो ए ऑप्शन है क्रेडिटेड टू सेपरेट फंड अकाउंट एंड शोन इन बैलेंस शीट, बिल्कुल सही है। हमें जो पैसा इस तरह से मिलता है, हम उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाते हैं, एक स्पेशल फंड अकाउंट बनाते हैं, और फिर उसे हम बैलेंस शीट की लाइब्रेरी साइड में लिखते हैं। जो भी एक्सपेंसेस होने हैं उसी में से करते हैं, जो भी इनकम आनी है उसी में ऐड करते हैं। बाकी ये कहना कि स्पेशल डोनेशन को अपन रेवेन्यू मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि अगर बड़ा अमाउंट ना हो तो फिर आप इसे रेवेन्यू मान सकते हैं। सर बड़े छोटे की बात ही नहीं है। अगर डोनेशन का फिक्स पर्पज़ है, कोई ख़ास मकसद है, तो फिर उसके लिए सेपरेट अकाउंट ही खुलेगा। और ये लास्ट ये कहना भी गलत है कि इस पे ऐसी आइटम को कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। नहीं, ये बिल्कुल सही आंसर है। स्पेशल डोनेशन अगर अपने को मिलता है तो हम सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे और बैलेंस शीट की टाइप साइड में। ओके सर, वीडियो को आपने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, ये वीडियोस यूज़फुल लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए सर।